नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एनएमएमएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों को नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 इसके अध्याय 2 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के हमारे अध्याय की तरफ। आज का हमारा अध्याय है अध्याय 2 जिसका नाम है राजा और उनके राज्य। इसका पहला प्रश्न है, अधिक सत्ता एवं संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को क्या घोषित करते थे? ऑप्शन ए महामंडलेश्वर, ऑप्शन बी महासामंत, ऑप्शन सी महामंत, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों। अधिक सत्ता एवं संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महामंडलेश्वर एवं महासामंत घोषित करते थे। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ जिसका शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ नामक अनुष्ठान खालिस्तान माना जाता था। ऑप्शन ए यज्ञकर्ता का क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म, ऑप्शन बी युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु, ऑप्शन सी पुत्र प्राप्ति के लिए, ऑप्शन डी विश्व विजेता बनने के लिए। आपको बताना है कि हिरण्यगर्भ जिसका शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ नामक अनुष्ठान को क्या माना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यज्ञकर्ता का क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म। ऐसा माना जाता था कि जो भी शासक या राजा हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करेगा उसका पुनर्जन्म क्षत्रिय के रूप में होगा। अगला प्रश्न है, कदम्ब मयूर शर्मन एवं गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र खालिस्तान थे जिन्होंने अपने पारंपरिक पेशे को छोड़कर हथियार उठा लिए। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कदम्ब मयूर शर्मन एवं गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र कौन थे जिन्होंने अपने पारंपरिक पेशे को छोड़कर हथियार उठा लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मण। कदम्ब मयूर शर्मन एवं गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने पारंपरिक पेशे को छोड़कर हथियार उठा लिए थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से सही युग्म का चयन करें। इस प्रश्न में आपको एक तरफ शब्द दिए हुए हैं, दूसरी तरफ अर्थ दिया हुआ है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस शब्द का अर्थ सही है। ऑप्शन ए है महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी। ऑप्शन बी है हिरण्यगर्भ जिसका मतलब है सोने का गर्भ। ऑप्शन सी है त्रिभुवन चक्रवर्तिन जिसका अर्थ है 3 भुवनों का स्वामी। ऑप्शन डी है महाराजाधिराज राजाओं का राजा। ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा शब्द युग्म सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, यानी कि यह सारे कथन सही हैं। महामंडलेश्वर का अर्थ होता है पूरे मंडल का महान स्वामी। ऑप्शन बी है हिरण्यगर्भ, इसका अर्थ होता है सोने का गर्भ। ऑप्शन सी है त्रिभुवन चक्रवर्तिन, इसका अर्थ होता है 3 भुवनों का स्वामी। ऑप्शन डी है महाराजाधिराज, इसका अर्थ होता है राजाओं का राजा। अगला प्रश्न है, चोल काल में वेट्टी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए कर जो नगद के रूप में लिया जाता था, ऑप्शन बी कर जो उत्पादन के हिस्से के रूप में लिया जाता था, ऑप्शन सी कर जो जबरन श्रम के लिए लिया जाता था, ऑप्शन डी कर जो स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। इस प्रश्न में आपको बताना है कि वेट्टी शब्द का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर जो जबरन श्रम के लिए लिया जाता था। चोल काल में ऐसा कर जो जबरन श्रम के लिए लिया जाता था उसे वेट्टी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन किया है? ऑप्शन ए दक्षिण भारत के राजाओं का, ऑप्शन बी मध्य भारत के शासकों का, ऑप्शन सी कश्मीर के राजाओं का, ऑप्शन डी राजस्थान के राजपूत शासकों का। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि कल्हण ने अपनी पुस्तक, उसका नाम है राजतरंगिणी, में किस क्षेत्र के इतिहास का वर्णन किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर के राजाओं का। अगला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है, यानी कि यह पुस्तक संस्कृत भाषा का एक महाकाव्य है। यहाँ पर आपसे कैसे भी करके सवाल पूछे जा सकते हैं कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कल्हण। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की पुस्तक में कल्हण ने किस क्षेत्र के राजाओं को वर्णन किया है? तो इसमें फिर अपना आंसर हो जाएगा कश्मीर के राजाओं का। और कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी को कौन सी भाषा में लिखा है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा है। यहाँ पे आपसे कैसे भी करके सवाल पूछे जा सकते हैं, तो यह प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश एवं राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के मध्य चली लड़ाई को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए महातकरार, ऑप्शन बी 2 ध्रुवीय टकराव, ऑप्शन सी त्रिपक्षीय संघर्ष, ऑप्शन डी समर संग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपक्षीय संघर्ष। गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश एवं राष्ट्रकूट राजवंश के मध्य जो लड़ाई चली थी उसे अपन त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश एवं राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुआ था? ऑप्शन ए कश्मीर पर,
ऑप्शन बी कलिंग पर, ऑप्शन सी मगध पर, ऑप्शन डी कन्नौज पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्नौज पर। गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश एवं राष्ट्रकूट राजवंश के मध्य जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वह कन्नौज को लेकर हुआ था, यानी कि कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश एवं राष्ट्रकूट राजवंश के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में एक तरफ गुर्जर प्रतिहार, दूसरी तरफ पाल वंश और तीसरी तरफ राष्ट्रकूट राजवंश था। गुर्जर प्रतिहार राजस्थान व गुजरात से संबंधित थे, पाल वंश पश्चिम बंगाल से संबंधित था और राष्ट्रकूट राजवंश पश्चिमी दक्कन से संबंधित था। त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण था गंगा घाटी का कन्नौज नगर। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन विजेता हुआ था? तो विजेता हुए थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में विजेता हुए थे। यहाँ से भी आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यह पूरी स्लाइड याद रखनी है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा भी गया है, वह है निम्न में से किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो कि चौहानों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौहानों ने। अगला प्रश्न है गजनी अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप पर कितनी बार आक्रमण किए? ऑप्शन ए 10 बार, ऑप्शन बी 15 बार, ऑप्शन सी 17 बार, ऑप्शन डी 20 बार। इस प्रश्न में आपको बताना है कि गजनी अफगानिस्तान के जो शासक था महमूद गजनवी, इसने भारतीय उपमहाद्वीप पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 बार। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न में आपको बताना है कि सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है। अब बात करते हैं अपन महमूद गजनवी के बारे में। यहाँ से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए यह आपको याद रखना ही रखना है। यहाँ से पहला सवाल बन सकता है कि महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर होगा अपना महमूद गजनवी गजनी अफगानिस्तान का शासक था। अगला प्रश्न अपन से पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। फिर अपन से अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के किस मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और उसे लूटा था? तो इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था। अब यहाँ पर एक प्रश्न है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी महमूद गजनी। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है अपना पृथ्वीराज तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी गुहिल राजवंश, ऑप्शन सी चौहान वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। इस प्रश्न में आपको बताना है पृथ्वीराज तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी चौहान राजवंश से। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1180 में, ऑप्शन बी 1190 में, ऑप्शन सी 1191 में, ऑप्शन डी 1192 में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1191 में। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। अगला प्रश्न है चाहमानो, जिसे अपन चौहान भी बोलते हैं, के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नगर कौन से थे? ऑप्शन ए आगरा व मथुरा, ऑप्शन बी दिल्ली व शिमला, ऑप्शन सी दिल्ली व अजमेर, ऑप्शन डी दिल्ली व मुंबई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिल्ली व अजमेर। अगला प्रश्न है कवि चंद्र बदाई किस चौहान शासक का दरबारी विद्वान था? ऑप्शन ए अजयराज चौहान, ऑप्शन बी सोमेश्वर चौहान, ऑप्शन सी विग्रहराज चौहान, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कवि चंद्र बदाई किस चौहान शासक का दरबारी विद्वान था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और यह प्रश्न आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा भी गया है। अब बात करते हैं अपन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। यहाँ से भी आपको कैसे भी करके सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह स्लाइड भी आपको पूरी की पूरी याद रखनी है। पहला सवाल बन सकता है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर कितने आक्रमण किए थे? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 2 बार आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण इसने वर्ष 1191 में किया था और इसे अपन तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी स्वयं पराजित हो गया था और यहाँ से चला गया था। फिर मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण किया था वर्ष 1192 ईस्वी में, यानी कि 1 साल बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर फिर आक्रमण किया था और इसे हम तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित होता है और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गौरी गजनी अफगानिस्तान ले जाता है। गजनी अफगानिस्तान में
पृथ्वीराज चौहान तृतीय अपने मित्र चंद्रबरदाई की सहायता से मोहम्मद गौरी से बदला लेता है। और इसकी जानकारी हमें चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से मिलती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि चंद्रबरदाई किसका दरबारी विद्वान था। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान था। चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम क्या था? तो चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। ये स्लाइड भी आपको पूरी की पूरी याद रखनी है। इसके बाद एक प्रश्न और बनता है, मोहम्मद गौरी के साथ कौन से मुस्लिम संत भारत आए थे? इसका अपना आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और इनकी दरगाह कहाँ पे है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में स्थित है। इसे अपन ख्वाजा साहब के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था? ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी गुहिल वंश, ऑप्शन सी चौहान वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। इस प्रश्न में आपको बताना है कि दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चोल राजवंश। अब बात करते हैं अपन दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। पहला है चेर वंश, दूसरा आ जाएगा चोल, तीसरा आ जाएगा राष्ट्रकूट, चौथा वंश आ जाएगा पांड्यन। यह प्रश्न भी आपको ऐसे कैसे ही याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 9वीं सदी में किसने मुट्टियारों को हराकर कावेरी डेल्टा पर अधिकार किया और वहां पर तंजावुर शहर एवं निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी विजयालय, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयालय। अगला प्रश्न है, चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी दंती दुर्ग, ऑप्शन डी राजराज प्रथम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजराज प्रथम। राजराज प्रथम को चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने अपने युद्ध अभियानों के लिए जल सेना, जैसे अपन नौसेना भी बोलते हैं, बनाई थी? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी दंती दुर्ग, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस चोल शासक ने अपने युद्ध अभियानों के लिए जल सेना बनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अपने युद्ध अभियानों के लिए जल सेना या नौसेना बनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। चोल काल में ऑप्शन ए व्यापारियों के संघ को नरगम कहते थे, ऑप्शन बी किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, ऑप्शन सी गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि क्या चोल काल में व्यापारियों के संघ को नरगम कहते थे, किसानों की बस्तियों को उर कहते थे, गांवों के समूह को नाडू कहते थे, या यह सभी कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे कथन सत्य है। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नरगम कहते थे, चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, चोल काल में गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था, यानी कि तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर की स्थापना किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी दंती दुर्ग, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। इस प्रश्न में आपको बताना है कि गंगई कोंडचोलपुरम मंदिर की स्थापना किस चोल शासक के द्वारा करवाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम वही चोल शासक है जिसने अपने युद्ध अभियानों के लिए जल सेना, जिसे अपन नौसेना भी बोलते हैं, का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, तंजावुर शहर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी परांतक प्रथम, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने तंजावुर शहर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, चोल किसके सामंत थे? ऑप्शन ए चालुक्यों के, ऑप्शन बी राष्ट्रकूटों के, ऑप्शन सी चेरों के, ऑप्शन डी पल्लवों के। इस प्रश्न में आपको बताना है कि चोल किसके सामंत थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पल्लवों के। चोल प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे। अब बात करते हैं अपन दक्षिण भारत के चोल राजवंश के बारे में। सबसे पहले एक बिंदु आपको याद रखना है कि चोल प्रारंभ में पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। यह प्रश्न आपको ऐसे कैसे ही याद रखना है। इसके बाद एक शासक का नाम आता है जिसका नाम है विजयालय। विजयालय को चोल राजवंश का संस्थापक, मूल पुरुष या नींव रखने वाला शासक कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चोल राजवंश का संस्थापक कौन है, तो आपका जवाब होगा विजयालय। विजयालय ने चोल राजवंश की स्थापना की थी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि चोल राजवंश का मूल पुरुष किसे या नींव रखने वाला किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब भी आपका होगा विजयालय। विजयालय को चोल राजवंश का संस्थापक, मूल पुरुष या नींव रखने वाला व्यक्ति कहते हैं। इसे अपन इस प्रकार समझते हैं, पहले कावेरी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र था वहां पर मुट्टियारों की सत्ता या शासन हुआ करता था। इसका पता विजयालय को लगता है। विजयालय ने मुट्टियारों को पराजित किया और कावेरी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र था उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और वहां पर
तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। इसके बाद अगला शासक बनता है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम को चोल राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। राजराज प्रथम ने तंजावुर शहर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद शासक बनता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अपने युद्ध अभियानों के लिए जल सेना, जिसे अपन नौसेनाएं बोलते हैं, बनाई थी और गंगईकोंड मंदिर की स्थापना की थी। यह स्लाइड भी बहुत महत्वपूर्ण है, किताब से यह आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसे बहुत सरल बना दिया है और अब आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? ऑप्शन ए पल्लवों के, ऑप्शन बी केरल के चेरों के, ऑप्शन सी चोलों के, ऑप्शन डी कर्नाटक के चालुक्यों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक के चालुक्यों के। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? ऑप्शन ए पल्लव काल की, ऑप्शन बी चोल काल की, ऑप्शन सी मौर्य काल की, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट काल की। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो एलोरा की गुफा संख्या 15 है, इसके भित्ति चित्र में जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूट काल की। इसके बाद अपन बात करते हैं चोल प्रशासन में भूमि के प्रकारों के बारे में। सबसे पहला है वेलन वगाई। ऐसी भूमि जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी उसे चोल काल में वेलन वगाई के नाम से जानते थे। दूसरा है ब्रह्मदेह। ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता था। इसके बाद है सालाभोग। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को सालाभोग भूमि कहते थे। इसके बाद है पल्ली चंदम। जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहते थे। इसके बाद है देवदान या तिरुन्नमटक्कनी। ऐसी भूमि जो मंदिर को उपहार स्वरूप दी गई होती थी उसे देवदान या तिरुन्नमटक्कनी भूमि कहा जाता था चोल काल में। यह चोल प्रशासन में भूमि के प्रकार थे, आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं। अब हम हल करेंगे उन प्रश्नों को जो पिछले वाले एनएमएमएस एग्जाम में पूछे गए हैं। उनमें पहला प्रश्न है, किस शासक ने जल सेना बनाई थी? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी चक्रयुद्ध, ऑप्शन सी राजराज, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। यह प्रश्न अपन ने हल कर लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने जल सेना बनाई थी। जल सेना को नौसेना भी बोलते हैं, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए प्रांत, ऑप्शन बी देश, ऑप्शन सी राष्ट्र, ऑप्शन डी मंडल। इस प्रश्न में आपको बताना है कि चोल प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंडल। चोल प्रशासन में प्रांतों को मंडल कहा जाता था। इसके बाद अपन लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चाहमानों या चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए विग्रहराज, ऑप्शन बी सोमेश्वर, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी सोमराज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अब बात करते हैं अपन चोल प्रशासन में किसको क्या कहा जाता था, और यह प्रश्न अपन ने पहले भी कर लिया है, लेकिन अपन यहाँ पे एक बार वापस हल कर लेते हैं। पहला है, किसानों की बस्ती को चोल प्रशासन में उर कहा जाता था। चोल प्रशासन में किसानों की बस्ती को उर कहा जाता था। चोल प्रशासन में प्रांतों को मंडल कहा जाता था। चोल प्रशासन में प्रांतों को मंडल कहा जाता था। अगला है, व्यापारियों के संघ को चोल काल में क्या कहा जाता था? तो व्यापारियों के संघ को चोल काल में नरगम कहा जाता था। अगला है, गांवों के समूह को चोल काल में क्या कहा जाता था? तो गांवों के समूह को चोल काल में नाडू कहा जाता था। यह चारों भी आपको ऐसे कैसे ही याद रखने हैं। किसानों की बस्ती को उर कहा जाता था, प्रांतों को मंडल कहा जाता था, व्यापारियों के संघ को नरगम कहते थे और गांवों के समूह को नाडू कहते थे चोल काल में, है ना। अब एक प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, कवि कल्हण द्वारा रचित कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताने वाला संस्कृत काव्य कौन सा है? ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी विक्रमांक देवचरितम, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी मृच्छकटिकम। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ में अपनी राय भी बतानी है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, यह थे हमारे कक्षा 7 की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के अध्याय 2 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।